हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी क्या होता है तथा किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है या अपक्रिया की दर को कैसे ज्ञात किया जाता है, ये हमने वहाँ पे पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किसी भी रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी रासायनिक अपक्रिया की दर में होने वाला परिवर्तन तथा रासायनिक अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक और उस रासायनिक अपक्रिया के होने की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाती है, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। साथ ही हमने वहाँ पे किसी भी रेट इक्वेशन के लिए यानी कोई भी रासायनिक अपक्रिया के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं या कैसे उसकी डेफिनेशन होगी उसके बारे में पढ़ा। हमने रेट ऑफ रिएक्शन की जगह मैंने ये भी आपको बताया कि हम वहाँ स्पीड ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी काफ़ी जगह काफ़ी एग्जाम में ये वर्ड भी हम देख सकते हैं, लेकिन सही मायने में एक्चुअल जो अर्थ है इसका, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए रेट ऑफ रिएक्शन ही यूज किया जाता है, अभिक्रिया की दर ही यूज किया जाता है। लेकिन देखा गया है काफ़ी क्वेश्चन में वहाँ पर अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की गति को भी दर्शाया गया है, तो इसलिए ध्यान रखें कि यहाँ पर सही वर्ड होगा रेट ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया की दर। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी अपक्रिया के दौरान अभिकारक अणु यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स तथा जो उत्पाद अणु होते हैं, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन में समय के साथ साथ उनकी सांद्रता में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी अपक्रिया की दर कहलाता है। चलिए हम उसके बाद हमने बात की थी, डिस्कशन किया था कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन यानी अपक्रिया की दर को लिखते समय हम क्या करते हैं कि अभिकारक अणु की सांद्रता समय के साथ साथ घटती है, डिक्रीज होती है, इसीलिए हम अभिकारक अणु की सांद्रता के पद को जब भी लिखते हैं तो उसके आगे नेगेटिव चिन्ह यानी माइनस चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह का लगाना या रिप्रेजेंट करना इस बात को शो नहीं करता है कि अभिक्रिया की दर है वो ऋणात्मक है, केवल वो ये दर्शाता है कि अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट हैं उनकी समय के साथ साथ अभिकारक अणु की जो सांद्रता है वो समय के साथ साथ क्या हो रही, कम हो रही है। जबकि उत्पाद अणु के लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, जो ये बात को दर्शाता है कि समय के साथ साथ अपक्रिया में उत्पाद अणु की या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन जो सांद्रता होती है वो बढ़ रही है या इंक्रीज हो रही है। चलिए हम आगे बात करते हैं। जैसा कि आपके सामने इस वीडियो लेक्चर में आपके सामने एक नोट्स का पेज लिया गया है, उस नोट्स पेज में लिखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन को जब हम लिखते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन को हम लिखते हैं तो उसके रिएक्शन यानी रिएक्टेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के आगे हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि समय के साथ उसकी सांद्रता में कमी हुई है। जबकि जो प्लस चिन्ह लगाते हैं उत्पाद सांद्रता के आगे तो वो ये दर्शाता है कि समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम सूत्र कैसे लिखेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, नीचे आपको दिख रहा है ब्लू जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, वहाँ लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन यानी अपक्रिया की दर बराबर द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स अपॉन डिवाइड में लिखा है टाइम टेकन, यानी अभिक्रिया की दर बराबर क्या लिखेंगे, अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन और नीचे लिखेंगे परिवर्तन में लगा समय। यानी हिंदी मीडियम स्टूडेंट ध्यान दें कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना, किसी भी अभिक्रिया की दर बराबर जब भी फॉर्मूला लिखेंगे तो किसी भी अभिक्रिया की दर इक्वल टू क्या होता है, अभिकारक तथा उत्पाद अणु की सांद्रता में हुआ परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा समय। नीचे हमने लिखा है रेट, रेट को स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया गया है, इक्वल यहाँ लिखा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव dx अपॉन dt। यहाँ पे काफ़ी बुक में dx अपॉन dt की जगह है dr अपॉन dt। ध्यान रहे यहाँ पे r जो होगा वो कौन सा होगा, कैपिटल वाला, यानी यहाँ पे स्मॉल r केवल रेट के लिए, जबकि कंसंट्रेशन के लिए कैपिटल R यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं या फिर पॉजिटिव माइनस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिंबल लगा के हम क्या लिख सकते हैं, dr अपॉन dt। यहाँ पे dr है या dx जो है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्या है, ये कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, जबकि नीचे जो t है वो क्या, समय को इंडिकेट करता है। अर्थात नीचे लिखा है कि हम पॉजिटिव सिंबल यूज करते हैं तो वो किसके लिए करते हैं,
मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, इसलिए वहाँ पॉजिटिव ले लेंगे, और जबकि जो अभिकारक अणु होते हैं उनकी सांद्रता समय के साथ साथ घटती है, इसलिए वहाँ पे नेगेटिव सिंबल। अब हम यहाँ से इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, यानी अभिक्रिया की जो दर है उसकी अगर इकाई देखना चाहें या यूनिट देखना चाहें कि मात्रक देखें कि क्या होगा, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ऊपर जो लिखा है रेट इक्वल टू dx/dt, यानी dx क्या है, सांद्रता है, और सांद्रता को किस में मापते हैं, मोल लीटर इनवर्स में। किस में, मोल लीटर इनवर्स, या कह सकते हैं मोल प्रति लीटर। किस में लिखते हैं, मोल प्रति लीटर, क्योंकि यहाँ पे किसको यूज किया जाता है, मोलरता को। किसको यूज किया जाता है, या तो मोलरता को, यदि किसी इक्वेशन में आपको मोलरता न देते हुए आपको वहाँ पे कोई और दूसरी टर्म में अगर दिया गया है तो आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे। नीचे जो टी है वो सेकंड इन्वर्स यानी समय है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इन्वर्स हो जाएगा, जबकि ऊपर क्या लिखा है, मोल पर लीटर, लीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो वहाँ कौन सी पावर हो जाएगी, नेगेटिव, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, उसकी जो इकाई है या मात्रक है वो क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सपोज करते हैं, माना कि हमने एक रिएक्शन जो दी गई है, रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, m1a + m2b, और फिर एरो को सिंबल, फिर आगे लिखा है n1c + n2d। यानी कहने का अर्थ है कि ए रिएक्टेंट के m1 मोल, ए रिएक्टेंट के m1 मोल यानी ए अभिकारक के m1 मोल तथा बी अभिकारक के या बी रिएक्टेंट के m2 मोल, दोनों रिएक्ट होते हैं या दोनों रिएक्शन करते हैं, जिससे हमें प्रोडक्ट मिलता है कि C प्रोडक्ट के n1 मोल तथा D प्रोडक्ट के n2 मोल। जैसे जनरली हम समझते हैं कि n2 + 3H2O, एरो का सिंबल लगाते हैं 2NH3, तो वहाँ क्या कहते हैं कि n2 का 1 मोल और H2 के 3 मोल आपस में रिएक्ट हुए और प्रोडक्ट क्या फॉर्मेट किया, NH3 के 2 मोल, यानी 2 अणु प्राप्त हुए। इसको यदि हमें रेट ऑफ रिएक्शन में लिखना है तो सबसे पहले ध्यान रखना, किसी भी रासायनिक समीकरण को रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो हम जो भी अभिकारक अणु दिया गया है, जैसे फॉर सपोज यहाँ पे मैंने A लिखा है तो D और स्क्वायर ब्रैकेट में A ही लिखा है। अगर यहाँ पे N2 होता तो हम N2 लिखते, यदि O2 होता यानी अदर कोई भी कंपाउंड होता तो उसको भी लिखते। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या आएगा, सबसे पहले जो भी अभिकारक अणु या उत्पाद अणु हैं उनके सामने जो स्टाइकोमेट्रिक गुणांक, जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो लिखे हैं उनको क्या लिखेंगे, अपॉन में या डिवाइड के रूप में लिखेंगे। दूसरा, यहाँ पे 1/m1 के आगे मैंने माइनस सिंबल लगाया है, जो इस बात को दर्शा रहा है कि ये हम किसकी कंसंट्रेशन लिख रहे हैं या किसका समय परिवर्तन के साथ दर लिख रहे हैं, अभिकारक अणु के लिए। ऐसे ही अभिकारक अणु बी के लिए लिखेंगे तो बी के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/m2, उससे पहले नेगेटिव सिंबल लगाएंगे, और डी b/dt। इसी प्रकार आगे इक्वल लिखेंगे 1/n1 dc/dt इक्वल क्या लगाएंगे, 1/n2 d/dt। फॉर एग्जाम्पल एक और नीचे उदाहरण दिया गया है जिसमें हमने एक रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन देखा 2a + 5b, यानी ए अभिकारक रिएक्टेंट ऑफ ए के 2 मोल रिएक्ट होकर किसके साथ, बी रिएक्टेंट के 5 मोल के साथ रिएक्ट होकर कितने, 8C यानी 8C + 3D, इस प्रकार के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसा हमने ऊपर किया है, रेट को लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी अभिकारक या उत्पाद अणु दिए हैं उनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी स्टाइकोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है, जिन्हें स्टाइकोमेट्रिक गुणांक कहा जाता है, जो आगे का नंबर है, एक्चुअल में सीधी सी बात है कि जो आगे नंबर लिखे हैं उनको क्या करेंगे, डिवाइड में लिख लेंगे 1/2। इसी प्रकार बी के आगे 1/5, सी के आगे 1/8 और डी के आगे 1/3। बस ध्यान ये रखना है, इन सबको इक्वल में रखना है, सबको बराबर रखना है, और इनके बराबर में भी किसको रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन को यानी आर को। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ए और बी के आगे माइनस यानी नेगेटिव साइन लगाया है, नेगेटिव सिंबल लगाया है, जिसका अर्थ ये है कि यहाँ पे रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, समय के साथ साथ कम हो रही है। और यदि किसी मॉलिक्यूल या किसी भी अभिकारक अणु की सांद्रता समय के साथ घटेगी, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है कि वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसअपेयर हो रहा है, गायब हो रहा है, या कह सकते हैं डिसोसिएट हो रहा है। तो इसीलिए नीचे मैंने लिखा है कि dA/dt इक्वल
माइनस सिंबल लगाया है जो इस बात को दर्शा रहा है, ये जो टर्म है इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, रेट ऑफ डिसअपेयर ऑफ ए, या फिर डिसअपेयरेंस की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रेट ऑफ डिसोसिएट ऑफ ए मॉलिक्यूल। इसी प्रकार बी के लिए रेट ऑफ डिसअपेयरिंग एंड डिसोसिएशन ऑफ बी। इसी प्रकार सी के लिए ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे सी है वो डिसअपेयर यानी गायब नहीं हो रहा। गायब का अर्थ है कि इसकी सांद्रता कम नहीं हो रही, ये समय के साथ साथ इसकी सांद्रता तो बढ़ रही है। तो इसलिए हम वहाँ पे dc/dt और d/dt के लिए रेट ऑफ डिसअपेयर की जगह क्या लगाएंगे, अपेयर, या फिर हिंदी में समझ सकते हैं कि एक एक गायब होने की या विलुप्त होने की या वियोजित होने की दर। इसी प्रकार बी के लिए बी के गायब होने की या विलुप्त होने की या टूटने की, वियोजित होने की दर। और नीचे सी और डी के लिए क्या लिखेंगे, सी तथा डी की बनने की या फॉर्मेट होने की, या फिर कह सकते हैं संयोजित होने की दर। ठीक है। और इसी प्रकार dc/dt और dd/dt लिखेंगे, उनके आगे पॉजिटिव सिंबल होगा। क्यों होगा ये मैं पहले वीडियो में ही आपको पहले बता चुका हूँ कि वहाँ पे पॉजिटिव साइन इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे क्या है, अभिकारक अणु की बजाय वहाँ पे किसकी सांद्रता लिख रहे हैं हम, वो उत्पाद प्रोडक्ट की सांद्रता लिख रहे हैं जो समय के साथ साथ बढ़ती है, इसलिए वहाँ पॉजिटिव सिंबल ही रहेगा। नेगेटिव सिंबल किसके लिए आएगा, केवल और केवल अभिकारक अणु की कंसंट्रेशन के। अब ध्यान दीजिए आगे,